जो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा सा जो लेक्चर है ये ज़रा सा लेट चालू किया है हम लोगों ने बिकॉज ऑफ नोट्स जो थे वो रीजंस की वजह से सेंड नहीं हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से सेंड नहीं हो पा रहे थे। एंड लेट अस स्टार्ट नाउ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोगों का बेसिक चैप्टर मालिक खत्म हो चुका है। बेसिक चैप्टर जो था ये हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया है। इसका क्वेश्चनर और रेसिडेंशियल स्टेटस का भी क्वेश्चनर मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दिया है, जिसके ऊपर आपको लिंक दी गई है। यस, ये मैंने अपडेट कर दिया है। एट द सेम टाइम अभी जस्ट मैं आपको सेकेंड चैप्टर का पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ। बस ये आई गेस कुछ नेटवर्क इशू के कारण ये नहीं जा पा रहा, बट वो आ जाएगा, डोंट वरी। इसके कारण हम अपना पढ़ाई नहीं रोकेंगे और बढ़ेंगे आगे। चैप्टर नंबर 1 कल हम लोगों ने देखा। चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने मार्जिनल रिलीफ पे ला करके क्या किया, ख़त्म किया। अब बढ़ते हैं आगे। मैं चाहता हूँ कि आप इंटर का क्वेश्चनर भी साथ साथ में ओपन करें। जैसे कि मैंने कहा, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल है, जितने चैप्टर्स का पॉसिबल है उतने चैप्टर्स का क्वेश्चनर डिस्कशन भी हम लोग साथ साथ में लेकर के आएंगे। आइए, अगर आप क्वेश्चनर देखें तो इस बार का क्वेश्चनर कुछ अलग किया गया है। पिछला क्वेश्चनर और इस क्वेश्चनर में दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट, मैंने हर टॉपिक के आगे एक उस टॉपिक का क्या डाल दिया है, उस टॉपिक का बहुत सिंपल सा रिवीजन डाल दिया है पूरा का पूरा। मतलब कोई भी बच्चा अगर इन टॉपिक्स को भी उठाए और ये फटाफट रिवाइज करके प्रोविजन रिवाइज कर ले तो वो प्रोविजन भी कंप्लीटली रिवाइज कर पाएगा। मतलब पहले वो आ करके प्रोविजन रिवाइज कर ले और उसके बाद सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर ले, उसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ पहले चैप्टर के लिए नहीं किया, हर चैप्टर के लिए किया है। यस, ऐसा सिर्फ पहले चैप्टर के लिए नहीं किया, हर चैप्टर के लिए किया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हम लोग फटाफट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, तो आ जाओ क्वेश्चन डिस्कशन के ऊपर। Question number 1. Raj has a total income of 13 lakh rupees comprising of income from house property and interest on fixed deposit. Compute his total income. HP इनकम और FD इनकम बताई हुई है। यानी अगर कुछ नहीं दिया है तो हम कंप्यूटेड मान के आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने 3 एंगल से इसे निकालने बोला है। अगर उसकी एज 37 है, अगर उसकी एज 65 है और अगर उसकी एज 83 है तो उसके लिए टैक्स निकालिए। तो ठीक है सर, ये समझते हुए कि उसने नया जो प्रोविजन है इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट का वो उसने ऑप्ट नहीं किया। चलो जी, हम तीनों में से किसी भी एक का उठा लेते हैं। चलिए एज 65 ईयर्स का उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर 13 लाख्स अगर उन्होंने दिया है, टोटल इनकम 13 लाख रुपीस दिया है, तो अप टू 10 लाख रुपीस तक का टैक्स आपको पता है 1,10,000 1,10,000। सर कैसे निकाला ये? अप टू द फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 2 लाख पे 5% 10,000, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% 1 लाख। सो पहले 10 लाख रुपए तक का टैक्स आएगा 1,10,000। आपका बैलेंस कितना बच रहा है सर? 3 लाख। इस पे टैक्स रेट क्या आएगा मालिक? 30%। इज दिस 90,000? यस, इज दिस 90,000? टोटल अमाउंट 2 लाख, एड HEC एट द रेट ऑफ 4%, 8,000, टोटल अमाउंट 2,08,000। एवरीबॉडी यस और नो? साथ साथ में सॉल्व करते जाइए, मजा आएगा। ये रहा, अगर उसकी एज 65 ईयर्स है तो उसका टैक्स 2,08,000 आएगा। डन। नॉर्मल सिटीजन के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आप कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजा, 42 ईयर्स की एज है, जिसकी इनकम 51,50,000 है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अज्यूम करते हैं ये उसकी इनकम में सैलरी कंप्राइजेज है, हाउस प्रॉपर्टी है एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है। यस,
अज्यूम दैट राजा हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ 115 बीएसी। नाउ दो बातों को आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अब जिस बच्चे ने टोटल इनकम ऑलरेडी पढ़ लिया होगा उसका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे 80 टीटीए लगाना है। वैसे आपको कुछ नहीं लगाना, क्योंकि प्रॉब्लम ने आपको डायरेक्टली टोटल इनकम दी है, तो आपको सिर्फ टैक्स कंप्यूट करके उनके सामने रखना है। यस, आपको सिर्फ टैक्स कंप्यूट करके क्या रखना है, उनके सामने रखना है। अब 51,50,000 है, मतलब इनकम स्लाइटली आपके मार्जिनल रिलीफ के अमाउंट से ऊपर गई है। इनकम स्लाइटली आपके मार्जिनल रिलीफ के अमाउंट के ऊपर गई है, तो आपको यहां पे क्या एप्लीकेबल है, मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल है। आपको यहां पे क्या एप्लीकेबल है, मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल है। यस, चेक करो, चेक करो। सो 51,50,000 हम क्या करते हैं, अप टू 50 लाख टैक्स निकालते हैं। एवरीबडी चलो एक पेज लो, पेज के ऊपर सॉल्व करके देखो। 51,50,000 है, तो आप 50 लाख तक का टैक्स कंप्यूट करेंगे, प्लस उसके अंदर में एडिशनल इनकम ऐड कर देंगे। एवरीबडी एडिशनल इनकम ऐड कर देंगे। एवरीबॉडी निकालो 50 लाख रुपीस तक का टैक्स कितना आता है। 50 लाख में से 10 लाख का टैक्स आपको पता है, एज 42 है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। यस, चेक करो। इफ दिस इज डन, यह आया 13,12,500 से यस। 50 लाख तक का टैक्स आया 13,12,500। इसमें आप अपनी पूरी एडिशनल इनकम को जोड़ दीजिए 1,50,000 की। नाउ योर टोटल कम टू 14,62,500। इसमें 4% का HEC जोड़ दीजिए। इज योर टैक्स कम्स टू 15,21,000। एवरीबॉडी जल्दी से बताओ प्रभु, क्या आपका भी टैक्स 15,21,000 आ रहा है, हाँ या ना? देखिए, बस इसी तरीके से आपको निकालना है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ सकता है प्रभु इस पॉइंट पे कि ये कैसे पता चलेगा कि भैया अमाउंट हैड स्ट्राइक्ड मार्जिनल रिलीफ। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका जहां पे सरचार्ज स्ट्राइक करता है इनकम स्लाइटली क्या वहां पे थोड़ी सी ऊपर ही है। अब ये थोड़ी सी ऊपर तो ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है, बट आपको ये देखना जरूर पड़ेगा कि क्या इनकम स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर है। बस इतना करके आप अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल ही कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कल ही कर लिया था। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ राजेश हैविंग टोटल इनकम ऑफ 5,02,000 फॉर द असेसमेंट ईयर, assuming that the total income comprises of salary income, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड एफडी एंड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी। अब अगर 5 करोड़ की इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम स्लाइटली ही ऊपर जा रही है। क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आप 5 लाख रुपए तक 5 करोड़ रुपए तक का टैक्स कंप्यूट करेंगे, इसके अंदर में सरचार्ज भी ऐड करेंगे 25% तक का, प्लस एडिशनल इनकम ऐड कर देंगे। कुछ याद है, कल ही हमने किया था, कुछ याद है? चेक करो प्रभु, निकालो जल्दी से।
डन है बच्चे? एनीबॉडी विद द आंसर? एनीबॉडी विद द आंसर? बिल्कुल सर, यही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। चलो टैक्स निकालो। टैक्स ऑन ₹5 crore along with a surcharge of 25%। 5 करोड़ तक का टैक्स निकालिए अलॉन्ग विद अ सरचार्ज ऑफ 25%। Does this comes to 18515625। इसमें आप ऐड कर दीजिए आपका एडिशनल इनकम, $1,871,5625। इसमें आप HEC जोड़ लीजिए @4%। Your final answer should come to चेक प्रभु, आपका फाइनल आंसर ये आना चाहिए जो यहां है। इज इट डन? चलो जी, यहां तक के सबको क्लियर? आइए, मार्जिनल रिलीफ कंपनीज के साथ भी वर्क करता है क्योंकि मार्जिनल रिलीफ ऑल एसएससी पे एप्लीकेबल है। तो क्या कभी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि कंपनीज के साथ मार्जिनल रिलीफ कैसे वर्क करेगा? आइए सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साहब मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कंपनीज का टैक्स प्लस मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है। मतलब एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सॉल्व करने के लिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सॉल्व करने के लिए। उदित बेटा आप थोड़ा सा लेक्चर में ध्यान दो, आप हर 2 मिनट बाद वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी कहा है। उदित मेरे से पूछ रहे हैं सर कितनी इनकम पे पता लगेगा कि मार्जिनल रिलीफ करना है। बेटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि आपको ये ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा जहां पे आपकी इनकम स्लाइटली, इनकम को चेक करो और इनकम क्या स्लाइटली 5 करोड़ के हिसाब से अगर 2 लाख अगर आप देखोगे तो ये बहुत स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में आप मार्जिनल रिलीफ अप्लाई कर सकते हो। Company's marginal relief available to X, compute the marginal relief available to X Limited. Yes, a domestic company assume that total income is 1 crore 1 lakh। अब 1 crore 1 lakh यहाँ पे आपको क्लियर कट पता है इनकम स्लाइटली ही ऊपर जा रही है सरचार्ज लिमिट पे। And total income does not include any income in the nature of capital gain. Assume that the company has not exercised the option of special rates. ग्रॉस रिसीट्स इन 1920 402 करोड़। बताइए कंपनी का 1920 में टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, मतलब कंपनी का टैक्स रेट क्या हुआ 30%। कंपनी का टैक्स रेट क्या हुआ 30%। ये लाइन आपको यहां पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि कंपनी का टैक्स रेट मालिक 30% पे पहुंच गया। अब 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख आप ध्यान से देखिएगा। यस, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख, टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख। द टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम विल बी, चलो
आप 1 करोड़ पे टैक्स निकालिए, 1 करोड़ तक के अमाउंट पे टैक्स निकालिए इंटू 30%, ये कितना आया बेटा 30 लाख रुपीज आया। यस, इसमें आप क्या करोगे, आपने जितना एडिशनल इनकम अर्न किया है उतना जोड़ दो प्लस 4% जोड़ दीजिए। आपका टोटल टैक्स चेक करिए कितना आया, कितना आया। द टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम विल बी the tax payable on total income of 1 crore 1 lakh computed at the rate of 32.1%. Yes, 32.1% is 3242100 अगर हम नॉर्मल तरीके से जाए तो। However, the tax cannot exceed 31 lakh। 31 लाख कैसे बेटा, 31 लाख कैसे बेटा, 31 लाख कैसे, सिंपली आप सोच करके देखिए 1 करोड़ तक का टैक्स प्लस आपने जितना एडिशनल इनकम अर्न कर दिया उतना आप पूरा का पूरा ऐड कर देंगे, उतना आप पूरा का पूरा क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यस, सो दैट इज 30 लाख पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ प्लस 1 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, देयरफॉर द टैक्स पेबल विल बी 31 लाख। द मार्जिनल रिलीफ इज 1,42,100। द मार्जिनल रिलीफ इज 1,42,100। ऑब्वियसली यहाँ पे सेस जोड़ा नहीं गया है, इसमें सेस भी जुड़ेगा, यहाँ पे सेस जोड़ा नहीं गया है, यहाँ इस पे सेस भी जुड़ेगा। टैक्स पेबल कितना आएगा 31 लाख, यहाँ पे आप लिख करके रख सकते हैं प्लस HEC एट द रेट ऑफ 4%। तो फाइनल आंसर जो रहेगा आपका वो अकॉर्डिंगली आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टेक इट एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 छोटा सा क्वेश्चन है, रिबेट पे बेस्ड, टेक इट एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, असेसी। थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चनर के अंदर में मैंने थ्योरी भी रखा हुआ है। असेसी याद करके देखो, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स डीम्ड टू बी एन असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट, ये 3 कैटेगरी आती है। असेसी मीन्स एवरी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम इज पेएबल अंडर द एक्ट। इन एडिशन द टर्म इंक्लूड every person who is deemed to be an assessee and every person who is assessee in default. Yes, it includes every person in respect of whom assessment of his income, loss or amount of refund is carried out. Every person who is liable to pay tax में automatically ये include हो जाता है. So every person who is liable to pay the tax deemed to be an assessee and assessee in default. Right? बच्चा पूछ रहा है सर हम कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं मार्जिनल रिलीफ के सॉल्यूशन के लिए, आपकी या साइड में की हुई। सर आप दोनों में यूज कर लीजिए, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है टैक्स कंप्यूट करने का। तो मॉड्यूल में जो दिया है आप वो भी यूज कर सकते हो, यहां जो दिया है वो भी यूज कर सकते हो, वैसे फॉर्मेट एक ही है उसका। यस, क्वेश्चन नंबर 10, टेक इट एज होमवर्क। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर अग्रवाल वाला, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर में, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है ये गलत है, उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है ये गलत है। वहां पे शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, आप जाकर के देखिएगा। आपका जो नए मॉड्यूल आए हैं मई 22 नवंबर 22 में सेम क्वेश्चन है मिस्टर अग्रवाल वाला, और वहां पे जो उन्होंने कंप्यूटेशन दिया है ये गलत है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो कल हम लोग हमारे ग्रुप पे भी ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। यस, आइए देखते हैं। बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस क्वेश्चन को क्लास के अंदर में सॉल्व कराइए। मैंने कहा डोंट वरी, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी मेरे क्वेश्चनर के अंदर में लिया हुआ है। तो आइए जरा फोकस करते हैं। Mr. Agrawal, 40 years and resident in India, has a total income of 4 crore 50 lakh, comprising of long-term capital gain under section 112A, short-term capital gain 111A, and other income 3 crore 30 lakhs. अब जरा अगर ध्यान से सुनेंगे, मेरी अदर इनकम ऑलरेडी हायर सरचार्ज रेट में है, ऑलरेडी हायर सरचार्ज रेट में है। तो बोलो क्या करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखूं तो 54 लाख पे 10% आएगा, यह आया 5,40,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखूं तो पूरे 65 लाख पे 15% आएगा, यह आया 9,75,000। चेक कर लो एक बार।
जो मेरी अदर इनकम है उस पर जिस तरीके से नॉर्मल टैक्स कंप्यूट किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स कंप्यूट करेंगे। 3,30,00,000 में से पहले 10 लाख तक का टैक्स आपको पता है, बैलेंस पे 30%, 1,12,500 ऐड कर दीजिए, आपका टैक्स पेबल आएगा 97,12,500। चेक करो प्रभु, इज दिस द राइट आंसर? तीनों को टैक्स मिला दे तो आएगा 1,12,27,500। एवरीवन प्लीज चेक, कमेंट करके बताइए यस और नो। कमेंट करके बताइए यस और नो। अब बताइए क्या सरचार्ज भी एप्लीकेबल है? यस सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, यस सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा। जो आपका अदर टैक्स है इस पे 25% के हिसाब से, जो आपका अदर टैक्स है इस पे 25% के हिसाब से, और इन दो इनकम पे 15% के हिसाब से। चेक कर लो, 9,75,000 प्लस 5,40,000, 15,15,000 पे 15% के हिसाब से, आपकी अदर इनकम पे 25% के हिसाब से। ये आ गया आपका टोटल टैक्स, उस पे HEC एंड फाइनल टैक्स पेएबल। वहां पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है 112 के हिसाब से सॉल्व किया गया है, शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 112A होना चाहिए। खैर मैंने इस चीज के लिए मेल भी लिखा है इंस्टीट्यूट को और उम्मीद करते हैं कि वो चीज क्या होगी, सही हो जाएगी, पर उसका आंसर ऐसा होना चाहिए। हो गया बेटा? तो आपके मन का एक जो सवाल था, सर प्लीज ये जो मॉड्यूल के अंदर में क्वेश्चन है प्लीज इसको ले लो ना, ऑलरेडी कवर्ड है बेटा, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरे मास्टर ने ये टेंशन तेरा ऑलरेडी ले लिया है। समझ में आई बात? इससे क्या बात हुई, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंसिडर किए। देखिए मॉड्यूल गीता है, मॉड्यूल गीता है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चनर में कवर है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी इसके अंदर में कवर्ड है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर में कवर्ड है। कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कर लो, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना कर लो, ठीक है? दैट्स इट। आपका चैप्टर नंबर 1 अलॉन्ग विथ क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स खत्म होता है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स खत्म होता है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। एक बार बस फिर से ट्राई कर लेता हूं। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, आइए प्रभु रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता करते हैं। क्या है ये टॉपिक, क्यों है ये टॉपिक, और क्या फायदा होता है इस टॉपिक का। अगर आप टोटल इनकम की प्रॉब्लम निकाल रहे हैं तो आप टोटल इनकम की प्रॉब्लम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ना पता हो या आपके क्लाइंट का रेसिडेंशियल स्टेटस ना पता हो। यानी टोटल इनकम निकालने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है। मार्क्स वाइज देखा जाए तो इस टॉपिक को अलॉटमेंट जो है मार्क्स वाइज वो बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर के जो कॉन्टेंट है ये बहुत ज्यादा है, राइट। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में कहां से कहां तक के कवर होते हैं सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 9 तक के पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस कवर करता है। तो सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 9 इज कवर्ड इन रेसिडेंशियल स्टेटस। पॉइंट नंबर 1 मालिक। पॉइंट नंबर 2 ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? देखिए प्रैक्टिकली ये 4 से 8 मार्क की ताकत रखता है आने के लिए। सर कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो एग्जाम से पहले कंफर्म पढ़ के जाने हैं? कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जो एग्जाम से पहले कंफर्म पढ़ के जाने हैं? 6.1 मतलब ये एकदम अति इंपॉर्टेंट कैटेगरी लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूं। 6.1 आपको पढ़ के जाना है, मैं आपको अभी ही एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं। इसी के साथ साथ 6.1A आपको पढ़ के जाना है और इसी के साथ साथ सेक्शन 9 आपको पढ़ के जाना है। सेक्शन 9 में भी 4 चीजें आप कंफर्म पढ़ के जाएंगे, 4 चीजें आप कंफर्म पढ़ के जाएंगे। सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेस कनेक्शन, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस। अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में एग्जाम से पहले कुछ बिल्कुल पढ़ के ही जाना है तो ये 2 चीजें पढ़ के चल जाइए, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हो जाएगा। बस ये 2 चीजें कंफर्म पढ़ के चल जाना,
यस, ये दो चीजें आप कंफर्म पढ़ के चल जाना। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें, क्या इसके अंदर में अमेंडमेंट है? एक्चुअली इसके अंदर में इस साल कोई अमेंडमेंट नहीं है और पिछले साल ही इसके सारे अमेंडमेंट आ गए थे। बड़े वाले भूचाल पिछले बार ही सारे के सारे आ गए थे। इस बार इसके अंदर में इतना अमेंडमेंट नहीं है। हालांकि इंडिविजुअल्स को लेकर के एक छोटा सा चेंज है जो बहुत ही माइनर सा है, जो बहुत ही माइनर सा है। इज दैट डन? चलिए बढ़ते हैं आगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, मोटिवेशन से चालू करेंगे। बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनने टैक्स कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है और जब प्रोविजन की बारी आती है तो वो हमको मैसेज करते हैं और बताते हैं नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए, आपने गलत लिखा हुआ है। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, बीइंग अ बुक ऑथर हो सकता है गलती हो, लेकिन बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। इनफैक्ट हम भी यही प्रिंसिपल पे चलते हैं कि अगर कहीं गलती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको एक बात समझ के चलनी होगी। कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में रह जाते हो कि यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, और आप उस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, या जो लेक्चर चल रहा होता है आप उसको स्पीड में निकाल देते हैं, वीडियो को स्पीड में निकाल देते हैं। गलत, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक पॉइंट, एक कंसेप्ट ऐसा हो जिसको आपने नहीं पढ़ा हो, या जो पढ़ा हो वो अलग तरीके से पढ़ा हो। यस, जो पढ़ा हो वो अलग तरीके से पढ़ा हो। तो भैया बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। आपको हमेशा हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बी टीचेबल, यस। सो लेट अस स्टार्ट। इसको पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है? अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल एकदम दिल में उतारना चाहते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस को बिल्कुल दिल में उतारना चाहते हैं ना प्रभु, तो मैं आपको बता दूं इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले सेक्शन 6 पढ़िए, सेक्शन 6 से सेक्शन 5 पढ़िए, 5 से 7, 8 एंड 9 पढ़िए। अगेन मैं आपको बता दूं सेक्शन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, सेक्शन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले सेक्शन 6 पढ़िए, सेक्शन 6 पढ़ने के बाद 5, 7 एंड 8 पढ़िए। चलो देखते हैं किन किन लोगों को याद है। सबसे पहले सेक्शन 6 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सेक्शन 6 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 6 4 सब सेक्शन में मेजरली डिवाइडेड है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। क्या क्या बेटा? 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। 6.1 इज फॉर इंडिविजुअल, 6.2 इज फॉर HUF, 6.3 इज फॉर कंपनी एंड 6.4 इज फॉर अदर। याद रखने का सिंपल तरीका, 6.1 एक आदमी इंडिविजुअल होता है, दो लोग मिलकर घर बनाते हैं। कंपनी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, OPC, और बाकी सबको चारों दिशाओं में फेंक दो। बहुत सिंपल तरीका है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, राइट। चलिए कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स हम लोग फटाफट क्लियर कर लेते हैं। मुझे बताइए, और आपको अगर याद हो तो फटाफट रिवाइज करवाइए, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकालना होता है, हाँ या ना? क्या रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकालना होता है, हाँ या ना? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना। और जिसने कमेंट नहीं किया उसको अटेम्प्ट की कसम भाई साहब। यस, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको हर साल के लिए निकालना पड़ता है, हर साल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट किया जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? बिल्कुल सही जवाब, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों वेगवेगड़ी चीज है सर। सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस आप अगर वहां पे कुछ दिन बिता दें, उस जगह पे आप कुछ दिन बिता दें, तो उससे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस मिलता है। तीसरा सवाल आपके मन का, सर हमने इंडिया में सिटीजनशिप क्यों अडॉप्ट नहीं, सिटीजनशिप वर्ड क्यों नहीं लिया, रेसिडेंशियल वर्ड क्यों लिया? अगर बेटा हम इंडिया में सिटीजन वर्ड यूज कर लेते इनकम टैक्स में, तो नॉन रेसिडेंट को इंडिया में हम कभी टैक्स नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहाँ का सिटीजन ही नहीं होता। तो नॉन रेसिडेंट जो इंडिया से पैसा कमा करके जा रहा है, उसके ऊपर तो आप कभी भी टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाते अगर आप इंडिया में सिटीजन वर्ड यूज कर देते, टैक्स में सिटीजन वर्ड यूज कर देते। इसलिए एक नए वर्ड का इजाद किया गया, रेसिडेंशियल स्टेटस नाम के वर्ड को रखा गया, रादर देन बीइंग सिटीजन, रादर देन बीइंग सिटीजन। सो रेसिडेंट, क्या एक व्यक्ति एक टाइम पे मल्टीपल कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है, हां या ना? मुझे बताइए। कि क्या एक व्यक्ति एक टाइम में
मल्टीपल कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है? निंजा कह रहा है नहीं सर नहीं हो सकता, जीनल कह रही नहीं सर नहीं हो सकता, बट बाकी सब बच्चे कह रहे हैं अरे सर बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस आपको मिलता है किसी भी कंट्री में कुछ पर्टिकुलर दिन रहने पे, कुछ दिन तो बिताओ हमारे यहाँ। मान लीजिए कोई कंट्री है वो कहती है कुछ दिन बिताओ हमारे, अब जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर आप 182 डेज रह जाते हैं तो मालिक आप रेसिडेंट बन जाते हैं, आप रेसिडेंट बन जाते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे बहुत ही बेहतरीन बाजू हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लिखा है कि भैया चलो कोई हमारे यहाँ 5 दिन भी आ गया तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। अब कोई एक व्यक्ति है लेट्स से विजय इंडिया में 200 डेज रह गया, पाकिस्तान में 10 डेज रह गया। अब एट द सेम टाइम वो इंडिया में भी रेसिडेंट हो गया और पाकिस्तान में भी रेसिडेंट हो गया, यस और नो? तो यही बात है, अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी रेसिडेंट इन मल्टीपल कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। एक टाइम पे वो मल्टीपल कंट्री के अंदर में क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है। यस अच्छा जी सर, अच्छा जी सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है इस साल मैं रेसिडेंट हूं अगले साल में नॉन रेसिडेंट हूं, अगले साल में कोई और कैटेगरी हूं? यस, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल निकाला जाता है तो आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हर बार चेक करना होगा। आप मे और मे नॉट भी रेसिडेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन और नॉट। सर ये कौन बताएगा कि हमने कंडीशन सेटिस्फाई की या नहीं की? मतलब ऐसा हो सकता है ना सर कि हमने अपना डिटेल्स डिपार्टमेंट को बताया नहीं, इसीलिए आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ती है, ओनर्स ऑफ प्रूफ। इंडिविजुअल और कंपनीज के केस में ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो आपको प्रूफ करे कि वो आप नॉन रेसिडेंट है। मतलब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये किसके ऊपर है बेटा? ये बर्डन ऑफ प्रूफ है बेटा किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर, कि वो ये प्रूफ करे कि आप नॉन रेसिडेंट है। आप अपना स्टेटस कुछ भी डाल सकते हो, वो प्रूफ करेंगे आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। बाकी हर केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रूव करना होता है कि आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। यस, सो total income of assessee cannot be computed unless we know residential status. Residential status is determined for each category of person separately. Residential status is always determined for previous year because we have to determine the total income of previous year. It is calculated every year because it may change from year to year. A person can be resident of more than one country for a previous year. एक से ज़्यादा कंट्री में वो क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Citizenship of a country and residential status of a country are different concept. Citizenship and residential status different concept है, ऐसा वो कहते हैं। different concept है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है सर, आइए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल से चालू करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल से चालू करते हैं। अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा, अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ बताइए सर, एनीबडी, किसी को कुछ याद है? किसी को कुछ याद है? अ पर्सन को रेसिडेंट मान लेंगे अगर वो इंडिया में कितने दिन रुक जाए? एटलीस्ट, बिल्कुल सही जवाब, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो सेक्शन 6(1) कहता है कब आप रेसिडेंट माने जाएंगे। सेक्शन 6(1) कहता है कब आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले इस कैटेगरी पे चलते हैं। यू वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर नीचे दी हुई दोनों में से कोई भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। नीचे दी हुई दोनों में से कोई भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप कौन माने जाएंगे भाई साहब? रेसिडेंट माने जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज डॉट 182 डेज या उससे ज्यादा भी है तो आप क्या माने जाएंगे? रेसिडेंट माने जाएंगे। चलिए मेरे साथ एक फटाफट सवाल का जवाब दीजिए। क्या एक ही सिटी में रहना जरूरी है 182 डेज, या आप सिटी हॉप कर सकते हैं? लेट्स से कुछ दिन मैं मुंबई में रहा, फिर कुछ दिन दिल्ली में रहा, कुछ दिन लखनऊ में रहा, कुछ दिन पटना में रहा, क्या ऐसा पॉसिबल है? ओवरऑल 182 डेज से ज्यादा हो रहा है, क्या मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा? बिल्कुल मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा। कंटिन्यूअस स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक ही जगह पे रुकना जरूरी नहीं है। बताइए क्या एक ही कंट्री में रुकना पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल मैं अप्रैल मई जून इंडिया में था, जुलाई अगस्त में चले गया थाईलैंड, बराबर है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर इंडिया में आ गया, फिर दिसंबर के लिए मैं चले गया लास वेगस, जनवरी फरवरी में फिर इंडिया में आ गया, मार्च में चले गया मैं फिर दूसरी कंट्री के अंदर में, अजरबैजान में। अब आप मुझे बताइए
क्या मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा? अगर 182 डेज से ज्यादा है कंफर्म मैं रेसिडेंट माना जाऊंगा, 182 डेज और मोर है मैं कंफर्म रेसिडेंट माना जाऊंगा। यानी कंटिन्यूस स्टे इन वन कंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस स्टे एट वन प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कैसे भी करके 182 डेज इंडिया में रहना है। अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया के अंदर में है तो आप क्या माने जाएंगे प्रभु? रेसिडेंट माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी एक और कंडीशन दी हुई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी एक और कंडीशन दी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं। दूसरी कंडीशन क्या है मैं आपको बता दूं। एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। चलो मान लो 182 डेज नहीं है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर रह जाओ एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। और इस साल के पहले साल, दैट इज प्रीवियस ईयर के पहले 4 सालों में आपका ओवरऑल स्टे 365 डेज का होना चाहिए। आपका ओवरऑल स्टे 365 डेज का होना चाहिए। ये 60 डेज एंड 365 मतलब कंटिन्यूस कंडीशन है दोनों भी। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तो भी आप क्या माने जाएंगे? रेसिडेंट माने जाएंगे। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22, याद है ना? आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है। आपका प्रीवियस ईयर 21-22, आप 59 डेज इंडिया में थे। एग्जाम्पल नंबर 1, बराबर है? आप 59 डेज इंडिया के अंदर में थे। 2021, 1920, 18-19, 17-18, यहां आप 365, 208, 269, 282 डेज रहे। बताइए आप रेसिडेंट हुए या नॉन रेसिडेंट हुए? जल्दी से बताओ, रेसिडेंट हुए या नॉन रेसिडेंट हुए? आप रेसिडेंट हुए या नॉन रेसिडेंट हुए? जल्दी से बताओ। आनंद कह रहे हैं सर रेसिडेंट ले लो हमको। श्रुति कह रही है सर रेसिडेंट। हर्षिल कह रहा है सर रेसिडेंट। करिश्मा कह रही है सर रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। सर नॉन रेसिडेंट। पूछो ना क्यों? अरे पूछो क्यों? एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, वो कहां है? एटलीस्ट देयर शुड बी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। 59 डेज पे आप रेसिडेंट नहीं हो सकते, आपको स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो जितने लोग रेसिडेंट लिख रहे थे, समझ में आया? तुम्हारे BMW है बेटा, तुम्हारा बेसिक में वांदे है, जिंदगी में तुम्हारे बेसिक में वांदे चल रहे हैं। मिनिमम 60 डेज का क्राइटेरिया था। चलिए बताइए, अब बताइए, अब बताइए 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. Done? चलो जी, रेसिडेंट क्यों? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर है प्रभु? अब बताओ, अब बताओ। everyone again resident 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। काम खत्म। अब ये एक साल में 365 हो या चारों मिला के 365 हो, डजेंट मैटर। आर यू गेटिंग इट? इट डजेंट मैटर, ये कैसे भी हो सब चलेगा, राइट?
और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी तक के मेरे को लाइक बटन पे आपका ठुका हुआ नहीं दिख रहा है, जल्दी से ठोको बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या मैं प्रीवियस ईयर के अंदर में 92 डेज इंडिया में था, यहां 100 डेज, 2016-17 में 365, 2012-13 में 365, बताइए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? बिल्कुल नॉन रेसिडेंट सर। किसी बच्चे के मन में आ सकता है सर प्रीवियस ईयर में तो वो 365 है ना। प्रीवियस ईयर का मतलब कंटिन्यूस 4 प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? कंटिन्यूस 4 प्रीसीडिंग ईयर। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसीलिए देखिए ये जो 4 ईयर है ये कंटिन्यूस 4 प्रीसीडिंग ईयर होना चाहिए। ये जो 4 ईयर्स है ये कंटिन्यूस 4 प्रीसीडिंग ईयर होना चाहिए। यस। सो अ पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन कंटिन्यूस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर कंटिन्यूस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में वो इंडिया में है तो वो क्या माना जाएगा प्रभु? रेसिडेंट माना जाएगा। गेम ओवर। Are you getting it? Are you getting it? चलिए जी, बहुत शानदार। ये हुआ रेसिडेंट। लेकिन क्या जनरली ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है? आंसर इज नो। 3 लोगों को ये जनरल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। 3 लोगों को ये जनरल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। सर कौन 3 लोग? 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। पहला, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 3 लोगों के लिए सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। मतलब अगर ये इंडिया में 182 डेज और मोर है रेसिडेंट, अदरवाइज स्ट्रेट नॉन रेसिडेंट। 3 लोगों के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। 3 लोगों के लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से 3 लोग? पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। वो 182 डेज और मोर इंडिया में है तो। अगर वो 182 डेज से कम है इंडिया में तो स्ट्रेट अवे हम उसको क्या मान लेंगे? नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। यस। दूसरा, शिप क्रू मेंबर। अगर कोई इंडियन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड शिप है, शिप क्रू मेंबर है, वो 182 डेज इंडिया में है, रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनीबडी। किसी को पता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे कह सकते हैं? रफ आइडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे कहते हैं मालिक? साक्षी आपके सवाल का जवाब देता हूं बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम किसे कहते हैं? सर हम किसी भी व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहेंगे अगर वो या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे। तो मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा। आप या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाएंगे। यस। अब ये अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे उस टाइम पे अगर ये बॉर्न हुए होंगे आप, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर में काउंट किया जाएगा। वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर में क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। सो 3 लोगों के लिए दे वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। कौन कौन सा? इंडियन सिटीजन हु लीव एज अ शिप क्रू मेंबर और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो यहां पे लिखिए 3 पर्सन shall be treated as resident if they satisfy
1 2 3 person leaving India for employment, ship crew member, person of Indian origin, person of Indian origin. सो 3 लोग only 182 days criteria. Is that done? चलिए नीचे आओ. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है. अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. इट मे बी नोटेड दैट ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड बोथ मेटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. यस, तो 3 लोग तभी रेसिडेंट माने जाएंगे जब 182 डेज पे है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप मुझे बताइएगा. एग्जाम्पल नंबर 2, चाहे तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, राइट. मिस्टर एक्स लीविंग इंडिया फॉर अ जॉब इन मलेशिया. ही स्पेंट 184 days in India before leaving. बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा. ही इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा. डन है बेटा, बताओ. ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. क्या लिखना होगा. जब आप ये लिखते रहेंगे, आपको लिखते वक्त सेक्शन 6(1) लिखना होगा. पर्सन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट 182 60 डेज. फिर साथ साथ में उसके एक्सेप्शन भी लिखने होंगे. एक्सेप्शन में ये आता है. जब आप इतना थ्योरी लिखोगे तब जाके आपको इसका मार्क्स मिलेगा. मतलब 6(1) तो पूरा पूरा लिखना ही है. ये तीनों जो एक्सेप्शन है ये भी आपको लिखने पड़ेंगे. और फिर कंक्लूड में लिखना पड़ेगा, सिंस ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. ही विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट. आर यू गेटिंग इट. चलो जी, सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर में वो 174 डेज होता है इंस्टेड ऑफ 184. बताइए जवाब क्या होता आपका. इसी क्वेश्चन में अगर 174 डेज होता रादर देन 184 डेज, आपका जवाब क्या होता. बताओ जल्दी जल्दी बताओ. नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 182 डेज का बेसिक क्राइटेरिया है. चलो बहुत बेहतरीन. ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. और 3 लोग इस कैटेगरी के अंदर में नहीं आते. पहला सिर्फ 182 डेज कैटेगरी में आते हैं. पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. क्लियर है मालिक.
चलिए, अब प्रॉब्लम क्या था जिसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, बात समझिएगा। प्रॉब्लम क्या था जिसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। इधर आइए, पेज नंबर 3 के ऊपर, यहां आपको कुछ एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन दिखेगा। देखिए, जो शिप क्रू मेंबर है, शिप क्रू मेंबर को इंडिया में रेसिडेंट माना जाएगा, वो एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रह जाए तो। अब एक सवाल था, शिप क्रू मेंबर टेक्निकली रहता तो समुद्र में है, दैट इज पानी में है। अब पानी में कोई लकीर तो खींची हुई नहीं है जो ये दिखा दे कि ये इंडिया में है या नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बड़े परेशान थे ये शिप क्रू मेंबर से, क्योंकि वो कह देते थे, या टैक्स अवॉइड करने के लिए कह देते थे हम नॉन रेसिडेंट है, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता था नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रेसिडेंट है, इसका तो शिप गया ही नहीं होगा बाहर। अब ऐसे केसेस के अंदर में ये प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भागते भागते किसके पास गए, कस्टम वालों के पास गए। उन्होंने कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो, कुछ हेल्प करो हमारी, हम ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि शिप क्रू मेंबर इंडिया में है या नहीं है। वो जो कुछ 12 नॉटिकल माइल्स वाला होता है ना, याद है, कुछ 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर हम उसको इंडिया में अज्यूम करते हैं, नहीं करते, फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम। इनकम टैक्स पर्पज के लिए तो इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल, इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल। कस्टम पर्पज के लिए हम टेरिटोरियल वाटर लेते हैं और 12 नॉटिकल माइल कंसिडर करते हैं। तो सर हमें ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे हमें प्रूव हो जाए कि वो इंडिया में है या इंडिया में नहीं है, ऐसा कोई तरीका बताइए हमको। मैंने कहा देखिए, सिंस आप डायरेक्ट टैक्स वाले हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स वाले हैं, हम आपकी एक मदद जरूर कर सकते हैं, हम एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे जिसे हम कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया जाने वाला होगा, शिप क्रू मेंबर होगा और आउट ऑफ इंडिया जाने वाला होगा, तो हम एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे ये कितने दिन आउट ऑफ इंडिया था, बचे हुए दिन आप उसको इंडिया में अज्यूम कर लेना। सर ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा इतने दिन ये बाहर था, मतलब कितने दिन इंडिया में था, ये बहुत क्लियरली असर्टन हो जाएगा। कर दो इशू। कस्टम वालों ने सर्टिफिकेट इशू करना चालू किया। इस सर्टिफिकेट को कहा गया कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट नेम्ड एज कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। This certificate certifies by the custom department that for that particular period the person was not in India. अब जब शिप क्रू मेंबर का टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे, हम उतना पीरियड इंडिया में से एक्सक्लूड कर देंगे जितना कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में लिखा होगा। एंड बैलेंस पीरियड अगर 182 डेज से ज्यादा होगा तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। फिर से एक बार समझाता हूं क्या डिफिकल्टी थी। डिफिकल्टी ये थी कि शिप क्रू मेंबर इंडिया में है या इंडिया में नहीं है ये पता नहीं था, बिकॉज वो तो पानी में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पानी में तो उतर के जा नहीं रहा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कस्टम वालों से कहा कि प्रभु पथ प्रदर्शित करो, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंडिया में है या नहीं है। तो कस्टम वालों ने क्या कहा, ठीक है हम एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, इस सर्टिफिकेट को कहा जाएगा कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसमें यह लिखा होगा कि यह व्यक्ति कितने दिन आउट ऑफ इंडिया था। अब टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस जितने दिन वो आउट ऑफ इंडिया था, बैलेंस नंबर ऑफ डेज आप उसको इंडिया में अज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन फर्दर डिटेल्स प्रोवाइडेड। यस, जो बैलेंस पीरियड 182 डेज से ज्यादा है तो रेसिडेंट मान लेंगे, नहीं तो नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। आइए समझते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 3, being a citizen of India who leaves India in the previous year as a member of crew of Indian ship as per the relevant act for the purpose of employment outside India, rule 126 computation of period of stay in India is determined in following cases. An individual being an Indian citizen and the member of ship crew, the period of stay in India in respect of eligible voyage shall not include the period of stay in India shall not include the period beginning from the date of joining till the date of signing off as mentioned in continuous discharge certificate under the Merchant Shipping Act. Eligible voyage means a voyage taken by a ship engaged in the carriage of passenger or freight in international traffic, where the voyage having origination from any port in India to any port outside India or any port outside India to any port in India. यहां से फॉरेन जाने वाला या फॉरेन से यहां आने वाला कोई भी शिप जिसमें इंडियन सिटीजन बीइंग शिप क्रू मेंबर होगा, उसके ऊपर आप ये प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं। यस, चलिए आइए। सो जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे आपको उतना पीरियड माइनस कर देना है जितना वो कहां था बेटा, शिप्स के अंदर में था। आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। Mr. Rakesh is a ship crew member of foreign bound ship
his details of CDC, continuous discharge certificate, provides he entered on 1/6/2021, he signed off on 1/12/2021 या 31/12/2021 कर लो. डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस. चलिए आपको मौका देता हूं, फटाफट बताइए क्या होगा. आ ही गया होगा अब तक तो, बोलो भाई. आ ही गया होगा अब तक तो. आंसर विल बी नॉन रेसिडेंट. सर क्यों? सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में आपको एक वर्किंग नोट बनानी होगी. वर्किंग नोट, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ डेज बताइए. टोटल नंबर ऑफ डेज 365 माइनस पीरियड इन सीडीसी. सीडीसी में कितना पीरियड मेंशन्ड है? जून से लेकर दिसंबर. मतलब कितने दिन हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 214 दिन तो सीडीसी में ही लिखा हुआ था. 214 डेज तो सीडीसी में ही लिखा हुआ था. ये आ गया 151 बैलेंस डेज. सिंस इट डज नॉट एक्सीड 182 डेज, ही इज नॉन रेसिडेंट. खत्म. समझ में आया बेटा सभी को? समझ में आया सभी को? यस और नो? बहुत हार्ड बेटा, बहुत हार्ड. सो वापस से आते हैं इसी क्राइटेरिया पे. कोई भी व्यक्ति को रेसिडेंट माना जाएगा. अब तक का लॉ फिर से रिवाइड कर रहा हूं. कोई भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट माना जाएगा इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. बराबर है. दूसरा पॉइंट, 3 लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब 182 डेज का ही क्राइटेरिया, 60 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं. पहला, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. जब हम शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे तो रूल 126 कहता है, रूल 126 कहता है उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है उसको छोड़ दो. उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है उसको छोड़ दो. गेटिंग इट? चलो भैया, बहुत बढ़िया. अब आते हैं पिछले साल के अमेंडमेंट पे,
जिसके ऊपर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, पिछले साल के अमेंडमेंट पे जिसके ऊपर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। प्रॉब्लम क्या था और जिसके कारण यहां हम लोग आए पिछले साल, जिसके अंदर में अमेंडमेंट आया तो है साहब, लेकिन इसके ऊपर अभी तक के क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अमेंडमेंट आया तो है लेकिन इसके ऊपर अभी तक के क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, राइट। अच्छा, प्रवीण कह रहा है सर आप बोगोता लगते हो। बोगोता इज वन ऑफ द कैरेक्टर इन मनी हेस्ट। चलो ठीक है भाई, आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं कोई कैरेक्टर हूं, अच्छी बात है। कंसेप्ट पे ध्यान दो बेटा। अभी सर प्रॉब्लम क्या था, आपको इसके लिए मेरे साथ इंटरनेशनल टैक्स में चलना पड़ेगा। वैसे भी आप जब सीए फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स में आएंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखिए, जब दो कंट्री के बीच में ट्रिटी होती है तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति इस देश में भी टैक्स पे ना करे, उस देश में भी टैक्स पे ना करे और दोनों कंट्री का टैक्स इवेड करके चले जाए। पर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स इवेड कर देते हैं कपल ऑफ कंट्रीज के अंदर में एक साथ। यस, आप जरा फोकस करिएगा, क्यों फेसबुक को अपना प्लेस शिफ्ट करना पड़ा, क्यों रिसेंटली टेक्सास के अंदर में टेस्ला ने अपना यूनिट शिफ्ट किया, ऑल बिकॉज ऑफ द टैक्स प्लानिंग। ये जितने बड़े जायंट ग्रुप है ये और बड़े बन गए टैक्स को प्रॉपर प्लान करके। ऐसी जगह पे इन्होंने अपना यूनिट रखा जहां पे या तो टैक्स ही नहीं है या तो बहुत लो टैक्स है। अब यहां से शुरुआत होती है भारत के कमिटमेंट की। प्रॉब्लम यह था कि भारत किसी भी तरीके का टैक्स इवेजन को प्रमोट नहीं करना चाह रहा था। इंटरनेशनल टैक्स की कन्वेंशंस होते हैं, मीटिंग होती है। जब आप फाइनल में आओगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। वहां पे मीटिंग के अंदर में हर कंट्री अपने तरफ से क्या करती है, डेवलपमेंट्स लाती है और ओईसीडी कुछ रिकमेंडेशंस देती है कि आप इन चीजों को डेवलप करो। थोड़ा सा टेक्निकल है पर ध्यान से सुनिए, इस अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अब वहां पे इंडिया ने कमिट किया, ना ही हम टैक्स इवेजन प्रमोट करेंगे, ना ही हमारे कंट्री का व्यक्ति से टैक्स इवेड करवाएंगे। दो बातें कही गई, हम टैक्स इवेजन को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही हमारा देश का व्यक्ति कहीं और जाकर के नाम खराब करेगा वहां पे टैक्स इवेड करके। ये दो कमिटमेंट 2016-17 के अंदर में हम लोग करके आ गए, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन 2016-17 में हुआ नहीं। 2019 में होने वाला था, हुआ नहीं। 2020 आया और 2020 में ये इंप्लीमेंटेशन हुए और लॉ के अंदर में प्रोविजंस इंसर्ट की गई। कहा गया कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दो वर्ड को ध्यान में रखिए, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया फॉर अ विजिट। ध्यान से सुनिए, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है बट कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट, और विजिट में भी वो क्या करता है, 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है, तो उसे इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। उसे इंडिया में क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। यस, चलिए आइए समझाता हूं मैं। होता क्या था, कई लोग अब दुबई देख लीजिए आप या एशियन कंट्रीज देख लीजिए, फ्लाइट से 3 घंटे का रास्ता है। आज पैसा इंडिया के अंदर में कमा रहे हैं तो इंडिया में टैक्स बहुत ह्यूज लगेंगे, तो ये लोग क्या कर जाते थे, ये लोग दूसरी कंट्री में हॉप अप कर जाते थे। यस, दूसरी कंट्री में हॉप अप कर जाते। अब बिहार और नेपाल आपको भी पता है कनेक्टेड बॉर्डर है, नेपाल में के अंदर में चले गए और यहाँ पे हॉप करके आ गए, वीजा ले लिया 6 मंथ का, खत्म काम, और हॉप करके आ गए। अब वो इंडिया में दिखाते थे कि हम सिर्फ विजिट के लिए आए हैं, मेजर इनकम इंडिया से आ रहा है, लेकिन ऐसा दिखाते थे कि हम रहते वहां हैं और इंडिया में सिर्फ विजिट करने आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखे कि भैया लोग क्या कर रहे हैं, रह बाहर रहे हैं और इंडिया में सिर्फ विजिट दिखा रहे हैं, जबकि मेन इनकम उनकी इंडिया से आ रही है। अब ऐसे लोगों के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन लिखी नहीं थी। पिछले साल मैडम साहिबा ने यह भी लिखवा दी, कहा कि इफ यू आर आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, और इस विजिट में भी आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे, और जितनी प्रोविजन रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है वो सारी आपके ऊपर लगाएंगे। जितनी प्रोविजन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है वो सारी प्रोविजन हम आपके ऊपर लगाएंगे। वर्ड पढ़िए, यस, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है, कमिंग टू विजिट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम इज 15 लाख और लेस, अगर उनकी इनकम 15 लाख या उससे कम है तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर।
वैसे ये बताने की जरूरत नहीं थी या ये प्रोविजन की भी जरूरत नहीं थी, वैसे भी 182 डेज का क्राइटेरिया था ही, बट इनके लिए स्पेसिफिक 182 डेज का क्राइटेरिया लिख दिया। 60 डेज वाला क्राइटेरिया इन पे अप्लाई नहीं करेगा। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में विजिट करने के लिए आता है और इस विजिट में भी वो इनकम कमा लेता है अप टू 15 लाख रुपीज, ये व्यक्ति इंडिया में रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर वो 182 डेज भी इंडिया में रह जाता है तो वो 182 डेज भी इंडिया में रह जाता है तो वो क्या मान लिया जाएगा? रेसिडेंट मान लिया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो लेट अस चेक एग्जाम्पल नंबर 5। मिस्टर दोची is an Indian citizen living in Nepal from couple of years. Every year he visit India to meet his parents from August to January. Determine his residential status. He has informed his income from activity in India is 10 lakh. बताइए सर। डन। चलो जी, जवाब तो आ गया होगा। अगस्त के 31 डेज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सपोज कर लेते हैं जनवरी भी पूरा रह जाता है। अब टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना हो गया बताओ एवरीवन? टोटल नंबर ऑफ डेज इन इंडिया कितना हो गया बताओ? इज इट 184? बताइए, क्या ये रेसिडेंट माना जाएगा? ही इज एन इंडियन सिटीजन हु इज आउटसाइड इंडिया विजिटिंग इंडिया, स्टे 182 डेज और मोर, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। हम उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। हम उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। एवरीबॉडी यस और नो?
डन है? चलो जी, अब आपके मन में एक और सवाल यहां पे खड़ा होना चाहिए। वो सवाल ये है, यस, वो सवाल ये है कि 15 लाख से ज्यादा इनकम कमाया तो क्या करेंगे? क्योंकि इस कंडीशन में तो आप 15 लाख और लेस लिख रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा इनकम कमाया तो कब रेसिडेंट माना जाएगा? इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया कमिंग टू विजिट इन इंडिया, एंड इस विजिट में भी उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर चल जाती है, तो फिर एक के जगह दो कंडीशन है उसको, ईदर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे कम है तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, 182। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम प्रभु 15 लाख रुपए से ज्यादा है, मतलब ऐसे तो तुम आउटसाइड इंडिया रहते हो, इंडिया में विजिट करने आते हो, और भाई साहब इस विजिट के अंदर में भी तुम 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हो, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप रेसिडेंट, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और इंस्टेड ऑफ 60 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 15 लाख से अगर ज्यादा कमा लिया तो यस। अच्छा, एक सवाल आपके मन में जरूर आएगा, सर सेकंड वाला तो ऑब्वियस कंडीशन है, वो तो वैसे भी फॉलो हो सकता था, उसको लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन उसमें है ना 60 डेज वाला ऑब्वियस नहीं है, इनको सिर्फ 182 ही है, इसीलिए क्लियर लिखा गया। दूसरा, यहां पे ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि 60 की जगह हम 120 ले रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? 60 की जगह हम क्या ले रहे हैं बेटा? 120 ले रहे हैं। सो आ जाओ, आ जाओ। इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बीइंग आउटसाइड इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, बीइंग आउटसाइड इंडिया, कम टू विजिट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर एंड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख, 15 लाख से ऊपर है, आप रेसिडेंट माने जाएंगे अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। अगर आपकी इनकम फिर कितने से ऊपर होनी चाहिए बोलो बेटा? कितने से ऊपर होनी चाहिए बोलो बेटा? 15 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? चलिए, यहां तक का पूरा प्रोविजन मैं एक और बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे लॉ को रिवाइज करें। पेन बुक सब नीचे रख लो, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मेरे साथ रिकॉल करो। यस, 5 मिनट के लिए मेरे साथ रिकॉल करो। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ए पर्सन बीइंग इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इफ either of the condition is satisfied। प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें। पहला, he stays in India for 182 days or more in previous year और 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। अग्री हो गया? चलिए, दूसरा, 3 लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया है, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 3 लोगों के लिए सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया और किसी का क्राइटेरिया नहीं है। थर्ड, अगर आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ऐसे तो आउटसाइड इंडिया, हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, और इंडिया में आपकी जो इनकम है ये अप टू 15 लाख रुपीज है, आपको रेसिडेंट माना जाएगा अगर आप 182 डेज मिनिमम इंडिया में रह जाते हैं तो। फोर्थ, अगर आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, और इस विजिट में आप 15 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं तो एक की जगह 2 क्राइटेरिया है, 182 days or more in previous year और 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year। Done? Open your eyes। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर, मजा आ रहा है मालिक? ये पूरा कंडीशन। अच्छा, जब शिप क्रू मेंबर का नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे, उतना पीरियड जितना सीडीसी में लिखा है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। बहुत शानदार बेटा। चलिए,
बहुत शानदार बेटा, लेट अस स्टार्ट। डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, दिस इज सेक्शन 61A। चलिए उस कहानी को वापस से दोहराता हूं। जब मैडम जी गई थी 2016-17 के अंदर में, तब मैडम जी ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो? मैडम जी ने कहा था इंडियन सिटीजन को हम ऐसा करने नहीं देंगे, कोई और व्यक्ति को हम इंडिया में ऐसा टॉलरेट नहीं करेंगे, याद है? अब क्या होता था, इंडियन सिटीजन जो होते थे ये इंडिया में तो टैक्स अवॉइड करते ही करते थे, फॉरेन कंट्री में भी टैक्स अवॉइड करते थे। ना वो इंडिया में टैक्स पे करते थे, ना वो कहीं और टैक्स पे करते थे। इसके कारण भारत देश का नाम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे खराब होता था। एट द सेम टाइम मान लो कोई व्यक्ति हॉप करे जा रहा है इंडिया से पाकिस्तान, इंडिया में 182 डेज नहीं रहा, पाकिस्तान में भी वहां के मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं रहा, नेपाल में भी नहीं रहा, बांग्लादेश में भी नहीं रहा, और बस ऐसे अलग अलग कंट्री हॉप करता रहा। अमीर आदमी है, टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यस, 42.744% टैक्स लगता है, इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो वो अपनी आधी इनकम बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता है। इतने में वो अलग अलग कंट्री में घूम सकता है, अलग अलग कंट्री में बिजनेस डेवलप कर सकता है। यस, तो वो किसी भी जगह पे नहीं रहता। अब उसने क्या किया, एक साथ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सबका टैक्स अवॉइड कर दिया। मतलब एक का नहीं, उसने सबका काटा। अरे टैक्स उसने एक का नहीं सबका काटा, बराबर है। अब ऐसे केस में अल्टीमेटली वो कहां का सिटीजन था, इंडिया का सिटीजन था। देश का नाम बर्बाद हुआ, देश का नाम बर्बाद हुआ। तो बोलो क्या करेंगे, ऐसे केस में मैडम ने कहा कि इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन, एंड यू आर नॉट पेइंग टैक्स एनीवेयर, you are not paying tax in anywhere, and income other than foreign sources, मतलब इंडिया से आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, exceeding 15 lakh, and you are not liable to pay tax anywhere, you will be treated as resident in India. बात सुनिए, if you are an Indian citizen, your income from India is more than 15 lakh, you are not liable to pay tax anywhere in any other country. In India we will be treated as deemed resident, हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे और अब आपको इंडिया में टैक्स देना है। मतलब आप अगर कहीं और टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं, आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, चलो पे करो। आप इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, चलो पे करो। यस, वापस से देखिए, एन इंडिविजुअल हु इज एन इंडियन सिटीजन, बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कर रहे। डीम्ड रेसिडेंट 61A वाला कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए। ये जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़ी, ये इंडियन सिटीजन एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए था। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है। हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall deem to be resident in India if he is not liable to tax in any other country by reason of domicile, resident or other similar criteria. हम उसको deemed as resident in India मान लेंगे। मतलब आपको नहीं लगता अब अगर उसने इंडिया छोड़ो बाहर की कंट्री में भी टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की, और अगर वो मूलतः इंडियन सिटीजन है, तो इंडिया उससे टैक्स कलेक्ट जरूर करेगा, यस और नो? सो 61A डीम्ड रेसिडेंट नया क्राइटेरिया है, बिल्कुल ताजा तरीन क्राइटेरिया है। यस, बिल्कुल ताजा तरीन क्राइटेरिया है। आ जाओ बेटा, चेक करो। रीड दिस।
इज दैट डन? इस प्रोविजन को फिर से एक बार पढ़िए, सारी चीजों की क्लैरिटी लीजिए। डन है मेरे बच्चे? चलो, सो ये क्राइटेरिया सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए और किसी के लिए नहीं। चलिए इस पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6, मिस्टर डॉटॉम, an Indian citizen who was in Africa from 2007. He has income from India rupees 19 lakh. He is not liable to tax in Africa. What will be his residential status? What will be his residential status? डन? जल्दी बताओ। सिक्स 1A लिखना होगा, डीम्ड रेसिडेंट। 6(1)A लिखना होगा, डीम्ड रेसिडेंट। यस, चलो जी। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता। मम्मी को बोलो कॉम प्लान पे लाए, इसे आरओआर या आरएनओआर बनाए। वापस से सुनिएगा, सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता। मम्मी को बोलो कॉम प्लान पे लाए, इसे आरओआर या आरएनओआर बनाए। अब रेसिडेंट तक की तो कहानी आपने बड़े आराम से पूरी कर ली। आगे बढ़ते हैं आरओआर या आरएनओआर करने के लिए। आरओआर रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। आरएनओआर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। क्या फर्क पड़ता है ये आरओआर, आरएनओआर, एनआर करने से? सेक्शन नंबर 5 में बताऊंगा। क्या फर्क पड़ता है ये आरओआर, आरएनओआर, एनआर करने से? सेक्शन नंबर 5 में बताऊंगा, जरा सब्र रख लीजिए। आरओआर, किसी भी व्यक्ति को हम रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे अगर वो 6(6) की कंडीशन को पूरी कर लेता है। यानी अगर वो सेक्शन 6(6) की कंडीशन को पूरी कर लेता है तो हम उसको रेसिडेंट, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मान लेंगे। मतलब अगर वो रेसिडेंट है तो इसे फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है वो आरओआर है या आरएनओआर है। आरओआर के लिए 2 कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी।
दो कंडीशन दी है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पे आइए। अगर आपको आरओआर बनना है, सेक्शन 6(6) आपको आरओआर बनाता है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को पूरी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में लिखा है एंड, दोनों के बीच में लिखा है एंड। अगर आप दोनों कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप रेसिडेंट तो रहेंगे ही, ऑर्डिनरीली भी इंडिया में रेसिडेंट बन जाएंगे। ऑर्डिनरीली भी इंडिया में क्या बन जाएंगे बेटा? रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, आते हैं, करते हैं। An individual may be treated as ROR if he is resident for at least 2 out of 10 previous preceding year। अगर 10 में से कोई भी दो, एनी टू, एनी लिखा है, 10 में से कोई भी 2 साल में आप इंडिया में अगर रेसिडेंट हो गए तो आप आरओआर की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। ही इज रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट एनी 2 out of 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, तो ये रेसिडेंट माना जाएगा। एंड stays in India for 730 days in 7 previous preceding year। 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट 730 डेज आप रह गए तो आप क्या मान लिए जाएंगे? रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। अच्छा जी, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, ऐसे 3 सिचुएशन पर डिस्कस करेंगे। आपका प्रीवियस ईयर 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11। बताइए पूरा दिमाग लगाइए, बताइए पहले सिचुएशन में क्या होगा? पूरा दिमाग लगाइए, बताइए पहले सिचुएशन में क्या होगा? बताइए साहब, जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दे दो भाई साहब। तो यहां पे ऋषि कह रहा है सर नॉन रेसिडेंट, संजना कह रही है सर नॉन रेसिडेंट, ओमकार कह रहा है सर आरओआर, प्रशांत कह रहा है सर नॉन रेसिडेंट, पीयूष नॉन रेसिडेंट, अभय नॉन रेसिडेंट, हर्षिल नॉन रेसिडेंट। भाई साहब इधर क्या है? प्रसाद पाटिल कह रहा है सर नॉन रेसिडेंट, जल्दी बताओ। नमन कह रहा है सर आरओआर, एंड द आंसर इज नॉन रेसिडेंट। सर क्यों? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे लाल, सबसे पहले एक बात समझ, आपको पहले उसे रेसिडेंट बनाना होगा, फिर आप उसे आरओआर बना पाओगे। रेसिडेंट बनाने के लिए एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर चाहिए था। ये रेसिडेंट ही नहीं है तो आरओआर को तो सवाल ही खत्म हो गया। ये रेसिडेंट ही नहीं है तो आरओआर को तो सवाल ही खत्म हो गया। यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दूसरा, अब बताइए, पहले उसको रेसिडेंट बनाओ फिर आगे का करना। अब बताओ क्या होगा?
आ गया जवाब, बता दीजिए सर। सभी बच्चा यहाँ पे कह रहा है सर ROR। चलिए देखते हैं। पहले रेसिडेंट बनाएंगे इसे। क्या ये रेसिडेंट है? दिख तो यही रहा है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। रेसिडेंट तो है। रेसिडेंट हो गया तो मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पे लाए, इसे ROR बनाए। 10 में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट बना दो इसको। क्या इस साल वो रेसिडेंट बन जाएगा? यस, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। क्या इस साल वो रेसिडेंट बन जाएगा? इस साल भी बन जाएगा। एटलीस्ट 182 डेज के क्राइटेरिया में भी रेसिडेंट बन जाएगा वो। मतलब 2 आउट ऑफ 10 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 आउट ऑफ 10 वाला भी उसने सेटिस्फाई कर लिया। अब 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों को मिला के क्या वो 730 डेज को क्रॉस कर रहा है? 730 डेज को क्या वो क्रॉस कर रहा है? बड़े आसानी से उसने क्रॉस कर लिया सर। उसने 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स को भी क्रॉस कर लिया। ये R तो बना, ये OR भी बन गया। इसे हम ROR की कैटेगरी में डालेंगे। इसे हम ROR की कैटेगरी में डालेंगे। एंड लास्ट वन, तीसरा एग्जाम्पल। चलो थर्ड एग्जाम्पल पे फोकस करो, जल्दी से जवाब निकाल के बाहर करो। कोई जवाब? तो जवाब आ जाना चाहिए। अभय कह रहे हैं सर RNOR। नमन एंड डागा जी भी कह रहे हैं सर RNOR। RNOR कह रही है सुरभि भी। अच्छा, ये आ जाएगा प्रभु आपका RNOR। You are absolutely right. This is RNOR. Yes? हाँ या ना? क्लियर है प्रभु? क्योंकि 730 डेज का क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। 7 इंटू 100 अगर आप करोगे तो मैक्सिमम 700 ही होगा। 7 इंटू 100 अगर आप करोगे तो मैक्सिमम 700 ही होगा। दैट्स वाई ये RNOR बनेगा। डन? चलो जी। सो ROR अगर बनना है तो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। यस? चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। डन है? बहुत बढ़िया। आओ मेरे बच्चे RNOR पे चलते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को RNOR मानेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को RNOR मानेंगे अगर वो ही
इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, क्योंकि 2 ईयर्स का तो कंडीशन ROR को था, यानी क्या मैं ऐसे कह सकता हूं अगर वो 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स नॉन रेसिडेंट रह जाता है वो RNOR हो जाएगा। ही स्टेज इन इंडिया फॉर अप टू 729 days इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। ROR का अपोजिट कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। अगर 9 आउट ऑफ 10 वो नॉन रेसिडेंट है या इंडिया में पिछले 7 सालों में अप टू मैक्स 729 डेज है, वो RNOR हुआ। एवरीवन। थर्ड, इफ ही इज डीम्ड रेसिडेंट एज पर सेक्शन 61A, अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है 61A के हिसाब से, मालिक ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है 61A के हिसाब से तो उसको डायरेक्टली RNOR में पटका जाता है, उसको डायरेक्टली RNOR में पटका जाता है। क्या आपको यह पता था? क्या आपको यह पता था? तो इधर देखिए, डीम्ड रेसिडेंट में आइए वापस। एवरीवन, पेज नंबर 3, इफ अ पर्सन इज डीम्ड रेसिडेंट देन ही शैल बी डीम्ड टू बी RNOR। अगर वो डीम्ड रेसिडेंट बन गया 61A के हिसाब से तो वो डायरेक्ट RNOR की कैटेगरी में जाता है, तो RNOR की कैटेगरी में कितने लोग आ गए? 3। एक जो ROR की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरा जो ROR की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तीसरा जो डीम्ड रेसिडेंट बन गया 61A के हिसाब से, वो भी कौन हो गया? RNOR हो गया। वो भी कौन हो गया? RNOR हो गया। गेटिंग इट? चलो जी, फोर्थ, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has been in India for 120 days or more up to 182 days। याद कीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया, ऐसे व्यक्ति को रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा का कमा रहा है और एटलीस्ट 120 डेज रह लेता है। अगर वो व्यक्ति एटलीस्ट 120 डेज से लेके 182 डेज भी रह जाता है तो भी वो डायरेक्ट RNOR की कैटेगरी में आएगा। इधर आइए मेरे साथ, पेज नंबर 2 पे। इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है एंड टैक्स लायबिलिटी किसी दूसरे कंट्री में नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर अप टू 120 डेज इंडिया में रहा, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि एटलीस्ट 120 डेज तो रहना ही है, 120 डेज से लेकर 182 डेज तक के रहा, हम उसको RNOR की कैटेगरी में डाल देंगे। 182 डेज से ज्यादा रहा तो हो सकता है RNOR हो या NR हो, RNOR हो या RNOR हो, जैसा भी डिपेंड करता है, दीवी है डिटेल्स, जैसा भी दीवी है डिटेल्स उसके ऊपर। पर अगर 120 डेज से 182 डेज है तो बाय डिफॉल्ट में वो कहाँ शिफ्ट होगा? RNOR के अंदर में शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे आइए, RNOR में आपको 4 कंडीशन दिखेगी। पहला, इफ ही इज नॉन रेसिडेंट, पेज नंबर 3, इफ ही इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, ही इज इन इंडिया फॉर 729 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, he is an Indian citizen exceeding 15 lakh rupees of income, stay for more than 120 days but less than 182 days, and last, he is an Indian citizen who is deemed resident as per clause 1A। ये चारों को क्या माना जाएगा? RNOR माना जाएगा। चेक कर लीजिए सर, इन चारों को क्या माना जाएगा? RNOR माना जाएगा। Is that done?
इज दिस डन? गेम ओवर, गेम ओवर। हाँ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हमने पूरा का पूरा किया, ध्यान से सुनिएगा। रेसिडेंट, ROR, RNOR, पूरा क्राइटेरिया खत्म किया। यस, पूरा क्राइटेरिया खत्म किया। इज दैट डन? नॉन रेसिडेंट व्यक्ति कब माना जाता है? अगर वो बेसिक कंडीशन 6(1) की सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो नॉन रेसिडेंट है। इफ इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। It must be noted that fulfillment of any of the above condition as applicable will make an individual resident for the tax purpose. Further, it is to be noted that these conditions are alternative and not cumulative in their application. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। While determining residential status, the day of leaving and the day of returning both should be counted. जिस दिन आप भारत से जा रहे हैं या जिस दिन आप भारत में आ रहे हैं वो दोनों दिन को एक कंप्लीट डे क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। Where exact arrival and departure time is not available, then the day he comes to India and the day he leaves India both are counted. इंडिया को जैसे आप डेफिनेशन में कंसिडर करते हो वैसे ही कंसिडर किया जाएगा। स्टे में वे बी एनीवेयर इन इंडिया एंड फॉर एनी लेंथ एट ईच प्लेस वेयर द स्टे इन इंडिया इज एट मोर देन प्लेसेस देन वन, what is required is total period should not be less than the number of days specified. Is that done? That's it. रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आज हम लोगों ने क्या किया बेटा? पूरा का पूरा खत्म किया। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एज ऑफ नाउ नोट्स नहीं आई है, तो ज़रा थोड़ा आराम से चल लेते हैं, आगे कवर कर लेंगे, डोंट वरी। यस, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। आज प्लीज़ घर पे जाइएगा, आपके पास मॉड्यूल होगा या नोट्स होगा, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार यहाँ तक का पूरा प्रोविजन वापस से आराम से पढ़ के आइएगा, क्योंकि मैंने इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लिस्ट में रखा है। चाहे आप 6(1) देख लो, चाहे आप 6(1)A देख लो, मैंने इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लिस्ट में रखा है, तो इसे ज़रूर पढ़ के आइएगा। और कल का लेक्चर कोई भी मिस्टर या मिस नहीं करेगा। कल का लेक्चर कोई भी मिस्टर या मिस नहीं करेगा। बट मैं अगर कल की बात कर रहा हूं तो कल संडे है, कल आपका लेक्चर नहीं होगा और डायरेक्टली मंडे के दिन आपका लेक्चर होगा। मंडे के दिन लास्ट लेक्चर होगा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेल मैक्स आपको आज या कल में आ जाएगा, सो डोंट वरी, ये आपको पहुंच जाएगा। यस, आप अपने लेक्चर देख पाएंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक के नोट्स नहीं आए हो, डरने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, वीलन आपके साथ बैठा हुआ है। द बुक्स आर इन प्रिंटिंग। यस, पुणे के अंदर में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन होने के कारण वैसे ही जो प्रिंटर्स भी है ये हाफ ऑफ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं। इसी के लिए आप जब तक टेंशन ना लीजिए, मैं आपके पास PDF नोट्स दूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो, और उसके बाद मैं आपको फिजिकल बुक्स भी भिजवा दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आज से या ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स कल से अगर मेरी बात हुई है जितना प्रिंटर से, वो आज हमको डिलीवरी दे देंगे या मैक्स कल तक की डिलीवरी दे देंगे, तो हम उसका डिस्पैच चालू कर देंगे। पर डोंट वरी, तब तक के आपका PDF आएगा और PDF के थ्रू हम पढ़ते रहेंगे, हमारी पढ़ाई कहीं नहीं रुकेगी। यस, अच्छा जी, जो मेल रहेगा, जो आपका मेल रहेगा, आपको CS विजय सारडा से मेल आएगा। आपने लेक्चर कहीं से भी बाय किए हो, वीलन से बाय किए होंगे, तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको मेल आना चाहिए यहाँ से। और मेल के अंदर में आपका सीरियल की रहेगा, आपका ड्राइव का लिंक रहेगा, वो प्लेयर को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये लिया रहेगा, टेक्निकल नंबर रहेगा, और आपका डिलीवरी का ट्रैक ऑन सर्विसेज का आपका ये रहेगा, जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन नंबर, जिससे आप ट्रेस कर सकते हैं आपका पार्सल कहाँ तक के पहुँचा। यस, तो तब तक के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई सवाल होगा या कोई पॉइंट होगा तो मुझ तक के ज़रूर पहुँचा देना। और हाँ, घर पे डेली रिवीजन आपको करना है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। इसलिए जानबूझ के मैंने आज रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चनर भी आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया है। रेसिडेंट का नोट्स मैं आपको बस 2 मिनट में शेयर कर दे रहा हूँ, जैसे लेक्चर ओवर होता है मैं 2 मिनट में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। यस, अच्छा, जो बच्चे इस पे नहीं हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक के ज्वाइन नहीं हुए हमारे फास्ट ट्रैक के, राइट, वो ज्वाइन कर ले। और नंबर ऑफ बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो मैं उसको टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, डोंट वरी, मैं उसको फिर टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दूंगा। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।